नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी जिस पर सभी राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। कई राज्यों की ओर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने और फेज वाइज लॉकडाउन को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है, लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें और किस तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में ज्यादा मामले हैं वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में केस कम है वहां पर जिलेवार राहत दी जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अलग अलग जिलों को जोन में हिस्सों में बांटा हुआ है। अभी तक करीब 170 से ज्यादा जिले रेड जोन में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर कोई टेंशन ना लें, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। आपको बता दें कि बैठक में पहले भी कई राज्य सरकारें इस बात को लेकर कह चुकी हैं कि एक दम से लॉकडाउन को हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार को लॉकडाउन को लेकर अलग अलग नीति बनानी चाहिए। देश में कोरोना वायरस महामारी का असर बढ़ता जा रहा है और इससे लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत टेस्टिंग किट की है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जो रैपिड टेस्टिंग किट बेची गई वो काफी महंगे दाम की थी, जिस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और 2 राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैसे जानकारी को सत्यापित किया जाएगा कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही बंद नहीं हुई है। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि वो लोगों को उनके मूल गांव में वापस भेज देंगी, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी गई है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों को गृह मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर्राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ में राज्यों के भीतर उनके काम करने के स्थान पर जाने की इजाजत होगी। हालांकि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर्राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय रिजर्व बैंक से आज बड़ी खबर सामने आई है। आर्थिक चुनौती के दौर में आरबीआई ने म्यूचुअल फंड सेक्टर में बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत कुछ पद दिए हैं। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड सेक्टर को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इस बढ़ते दबाव के चलते म्यूचुअल फंड कंपनियों को कुछ बड़ी योजनाओं को बंद करने पड़ा है। इसके और नुकसानदायक प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि दबाव मुख्य तौर पर आपदा जोखिम वाले बॉन्ड म्यूचुअल फंड तक ही सीमित है, जबकि अन्य कंपनियों योजनाओं की नकदी स्थिति सामान्य है। बयान में कहा गया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि ये हालातों को लेकर सतर्क हैं और कोरोना वायरस के आर्थिक असर के कम करने और वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए वो हर संभव कदम उठा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के मामले को लेकर एक बार फिर से दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है। अनिल विज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में नौकरी करने वाले हरियाणा के लोग वहां पास बनवाकर रोजाना यहां आते हैं। ऐसे लोग कोरोना कैरियर बने हुए हैं। इसके मद्देनजर विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों को राजधानी में ही ठहरवाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली वासियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। हरियाणा से दिल्ली में आने वाली सब्जियों पर भी अब मनोहर सरकार ने रोक लगा दी है। यानी कि अब हरियाणा से दिल्ली भी जो सब्जियां भेजी जाती थी, ऐसे में दिल्ली में अब सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि हरियाणा ने सब्जी रोक दी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मनोहर सरकार ने यह फैसला किया है ताकि हरियाणा में कोरोना के कहर को रोका जा सके। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा प्रशासन को अलर्ट किया गया है। अगर कोई सब्जी लेकर आता है तो उसके खिलाफ वो मामला दर्ज किया जाएगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। देश में मरीजों की संख्या 28,000 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 440 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज ही संक्रमण में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 342 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में अभी तक 8,068 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 293 मामले सामने आए हैं। इनमें दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमण के मामले की कुल संख्या 2,918 हो चुकी है। इस वायरस से अब तक दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,873 हो चुकी है। इनमें से 327 मरीज उपचार के बाद में स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,516 है। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में इस महामारी से 3 और मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। नतीजतन जिले में महामारी की जद में आने के बाद में दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 60 पर जा चुकी है। केरल में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पकड़ बनाना शुरू कर दिया, जिससे राज्य सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इससे पहले टेस्टिंग और 28 दिनों का क्वारंटाइन कर रहे से काफी ज्यादा अब लोगों को राहत मिली है, जिसके चलते संक्रमण की धार पर रोक लगाने में कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही थी। मगर पिछले 4 दिनों में ग्रीन घोषित किए गए जिलों में 21 नए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में कोरोना के संक्रमण से लोगों की संख्या बढ़कर 299 हो चुकी है। इसमें संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा सरकार विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक हरियाणा में 24 विदेशी नागरिकों सहित कुल 299 कोरोना पॉजिटिव मामलों से 204 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 91 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मधुबनी कोरोना वायरस की चपेट में आने वाला बिहार का 23वां जिला बन चुका है। 11 नए पेशेंट मिलने के साथ ही बिहार में इस महामारी का आंकड़ा बढ़कर 301 पहुंच चुका है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत और एशियाई देश ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही कई पश्चिमी देश भी चीन से शुरू हुई इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रतिदिन हजारों नागरिक अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा दुनिया भर में 2 लाख के पार जा चुका है। इस वायरस की चपेट में सबसे बुरी तरीके से अमेरिका सामने आया है। यहां मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से अमेरिका में 1,320 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के चलते अमेरिका में अब तक कुल मौत का आंकड़ा 54,856 पहुंच चुका है। अमेरिका में अब तक कुल 9,65,400
26 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, इसके साथ में जिनको कोरोना वायरस हुआ है। हालांकि अगर पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 24 घंटे में हुई मौत काफी कम है, जो एक राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अधिक असर न्यूयॉर्क में देखने को मिला है। यहां पर अब तक इस वायरस ने 17,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। करीब 1.5 लाख लोग सिर्फ न्यूयॉर्क में ही कोरोना वायरस से शिकार हुए हैं। अमेरिका ने अब तक करीब 55 लाख लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट कराया है, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन में कोरोना के कारण मरने वालों की तादाद अब तक 20,732 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 413 लोगों ने दम तोड़ा है। ब्रिटेन के लिए सुकून की बात यह है कि पिछले एक महीने के दौरान एक दिन में हुई सबसे कम मौत है। इसी प्रकार स्पेन में भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। स्पेन में 2,26,629 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 23,190 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस से संक्रमण से 22,648 लोगों ने जान गंवाई है और कुल 1,61,665 लोग अब तक शिकार हो चुके हैं। चीन में जहां दिसंबर में सबसे ज्यादा पहले संक्रमण की शुरुआत हुई, वहीं 4,636 लोगों की कोविड-19 से मौत भी हुई। 83,909 लोग संक्रमित हुए हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पालघर में 2 हत्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की सभी 130 करोड़ आबादी भारत माता की संतान है और हमारे भाई हैं। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोनों तरफ से कोई डर या गुस्सा नहीं होना चाहिए। भागवत ने पालघर की घटना में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा कि क्या कानून व्यवस्था को एक के हाथों में लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सवाल कुछ सोचने वाले हैं। पूरे देश में इस समय कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सबसे ज्यादा चर्चा में है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और डॉक्टरों के इस थेरेपी को कामयाब बनाने के लिए कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद अब लोगों में प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उत्साह भी देखने को मिला है। वहीं पश्चिमी दिल्ली के गोमती नगर में रहने वाले प्लाज्मा डोनर अनुज शर्मा ने भी प्लाज्मा डोनेट किया है। अनुज शर्मा ने ये बात एक वीडियो में जानकारी दी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। प्री ओपन ट्रेड से बाजार को तेजी के संकेत मिले। आज कारोबार खुलने से पहले ही प्री ओपन ट्रेड में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स शुरुआत में ही 500 अंकों से ज्यादा के उछाल पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 524.66 अंक यानी कि 1.67% के उछाल के साथ में 31,851 पर कारोबार हो रहा था। एनएसआई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी शुरुआत में ही 9,300 के पार चला गया। शुरुआती 5 मिनटों में ही निफ्टी 153.50 अंक यानी कि 1.68% की उछाल के साथ में 9,308 पर कारोबार कर रहा था। प्री ओपन ट्रेड में बाजार को देखें तो सेंसेक्स 331 पॉइंट ऊपर 31,659 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी के 105 अंकों की उछाल के बाद 9,259 पर कारोबार करता देखा जा रहा था। जहां देश भर में वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन जारी है, वहीं देश के विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूरों फंसे हुए हैं, लेकिन उन पर मजदूरों के पास काम न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अपने घर जाने की चाह लेकर जिले के गांव तिवाला में निकले 25 मजदूरों की कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने सभी को रोककर वापस तिवाला गांव में ही भेज दिया। उन सभी मजदूरों के रहने और खाने के प्रबंध पंचायत और को काम देने वाले ठेकेदार द्वारा किए जाएंगे। आपको बता दें कि दादरी में काम के सिलसिले में प्रवासी मजदूर पहुंचे थे, जो कि लॉकडाउन के कारण यहीं पर रह गए थे। जिनके पास काम नहीं था उन्हें प्रभावित आपको बताएं कि प्रशासन की ओर से हर जरूरत पूरी की जा रही है, लेकिन जिन प्रवासी मजदूरों के पास फसल कटाई का कार्य था, अब वो भी गांव में काम करते थे। अब वो फसल का कटाई का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। किसानों पर आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। अंबाला में दूसरे दिन हुई बारिश ने एक बार फिर से किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जहां पर एक और मंडी में पड़ी गेहूं की बोरियां पूरी तरीके से भीग चुकी है।
तो वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसल भी मौसम की मार झेल रही है। बारिश के चलते अब किसानों को फसल कटाई के लिए 1 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि लगातार दूसरे दिन बारिश होने से उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस साल पहले ही फसल कम हुई है और ऊपर से अभी भी बारिश उनकी लगातार दिक्कतें बढ़ा रही है। आज उनकी मंडी में पड़ी गेहूं की जो है बोरियां हैं वो पूरी तरीके से भीग चुकी हैं और वो अभी भी कटाई का इंतजार कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में जिन बिंदुओं पर जो विशेष ध्यान दिया है उन बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम ने पूल टेस्टिंग में विशेष बल दिया है और हाल में स्वास्थ्य कर्मियों को मेडिकल इन्फेक्शन से बचाने के निर्देश दिए हैं। उन्हें समस्त जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश जारी किए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट इसके लिए भी अधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किए गए हैं और प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद प्रदेश में अब तक कुल केसेस की संख्या 1843 केसेस और 289 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 29 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी एक्टिव संख्या अब 1525 है। लखनऊ में कोरोना महामारी से लड़ाई के खिलाफ हजरतगंज चौराहे पर पेंटिंग बनाई गई है। कोरोना वायरस के योद्धाओं का स्केच इस पेंटिंग में बनाया गया है। कोरोना वायरस के योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मियों के साथ मीडिया का भी स्केच बनाया गया है। लोगों ने इसमें सहयोग की अपील भी की है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग अब माध्यम से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को तरह तरह के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए चित्रकारी का भी सहारा लिया जा रहा है। लखनऊ में कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन का ध्यान रखते हुए एसडीएम सदर सूर्यकांत त्रिपाठी ने राशन और भोजन पैकेट तैयार किए हैं। तहसील में ही तेल, आटा, चावल, नमक, साबुन, मसाले और अन्य सामान के पैकेट तैयार किए गए हैं। मजदूरों, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों तक ये पहुंचाए जा रहे हैं। टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत मिलती है और परंतु इसके साथ में तुरंत ही शिकायत का समाधान करते हुए तहसील स्तर पर उनको पास में मदद पहुंचाई जाती है। लॉकडाउन में दूर दराज से आए गरीब मजदूरों को काम न मिलने के कारण अपने घरों और अपने परिवारों का जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल से करना पड़ रहा है। ऐसे में तहसील सदर द्वारा लगातार भोजन वितरण और राशन वितरण का काम लगातार जोर शोर पर जारी है। उप जिलाधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी से इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। झांसी में सांसद अनुराग शर्मा ने आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट वितरित की है। सांसद ने कहा कि कोरोना महामारी के समय पीपीई किट चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों की जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही है। इसका उपयोग करके कर्मवीर योद्धा दूसरों की जीवन रक्षा करते हुए स्वयं की सुरक्षित रखते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को 300 पीपीई किट दी गई है। इस दौरान झांसी कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा, आईजी सुभाष सिंह बघेल, जिलाधिकारी आंध्रा वामसी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी.के. निगम मौजूद रहे। बहराइच के रामगांव थाने की गंभीरवा पुलिस चौकी प्रभारी पर हमलावरों ने छुरी से हमला कर दिया। दरोगा के साथ में मौजूद रिक्रूट सिपाही से हमलावरों ने हाथापाई करके दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की। इस दौरान सूचना पर एसएचओ पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और हमलावर मौके से फरार हो गए। लेकिन इस दौरान एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि चौकी प्रभारी गौरव सिंह की तहरीर पर बालवा, जानलेवा हमला, लूट का प्रयास और लॉकडाउन उल्लंघन आदि धाराओं में 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र बरुईन गांव में भूत प्रेत को लेकर पोते ने लोहे की रॉड से अपने दादा के सिर पर प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोहे की रॉड से
पोते ने अपने दादा के सिर में पीछे से ताबड़तोड़ निर्मम हत्या कर प्रहार किया था, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि मृतक हरिहर तिवारी के 3 बेटों से काफी समय से अलग रहते थे और आए दिन भूत प्रेत की बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी। घटना से करीब 2 हफ्ते पूर्व ही इसी बात को लेकर आपसी विवाद भी हुआ था। इस संबंध में उन्होंने बताया था कि इस घटना में नामित 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ के लिए उनके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ हुई बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आसमान से टूटे प्राकृतिक के कहर के किसानों को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। किसान बेहद हताश हैं और परेशान हैं। तो वहीं बीते दिनों हुई ओलावृष्टि में फसल के नुकसान को लेकर लॉकडाउन की वजह से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिल सका था। इस बार एक बार फिर से ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वहीं किसानों में भारी नुकसान हुआ है और वहीं कई घंटों हुई बरसात के बाद भी कई लोग लॉकडाउन में मंदी की मार झेल रहे किसानों का हाल जानने के लिए अब तक कोई सरकारी अमले का अधिकारी नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अभी गर्मी में अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू भी नहीं किया है कि इससे पहले ही गांव में जल संकट शुरू हो चुका है। लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलकर तपती दोपहरी में दूरस्थ कुआं पानी के स्रोतों में पानी लेने के लिए मजबूर है। ग्राम पंचायत जमुनिया माल के कुकड़ी खापा रेलवे स्टेशन समीप टोले का यही हाल है, जहां पर लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। ये नल जल पाइप लाइन है, लेकिन वो भी सप्ताह में 2 दिन ही आता है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना को मात दे चुकी हैं और अब ठीक होकर अपने घर पहुंच चुकी हैं। कोरोना सर्वाइवर के रूप में अब कनिका अपने फैंस के साथ में खास तस्वीर साझा कर रही हैं। कनिका कपूर अब आइसोलेशन से बाहर आ चुकी हैं और अपने परिवार के साथ में खास वक्त बिता रही हैं। इस दौरान एक बेहद खास तस्वीर में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। कनिका कपूर ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपनी मम्मी और पापा के साथ में नजर आ रही है। इस तस्वीर में वो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आपको सिर्फ एक मुस्कान चाहिए, प्यार भरा दिल और एक गर्म चाय की प्याली। आपको बता दें कि इससे पहले कनिका कपूर ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद को कोरोना वायरस फैलाने के आरोप पर सफाई दी थी। अपने बयान में कनिका ने कहा था कि जब से मैं लंदन से मुंबई आई थी तब से क्वारंटाइन रहने का कोई निर्देश नहीं मिला था। इसके बाद जब मैं मुंबई से लखनऊ आई तब भी मुझे कोई कोरोना का लक्षण नहीं थे। सांसद हेमा मालिनी ने एक वीडियो संदेश जारी करके लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन को जल्द से जल्द खत्म करने के संबंधित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ साथ सफाई कर्मियों और मीडिया कर्मियों पर हुए हिंसक हमलों की निंदा करते हुए उनके साथ हर संभव सहयोग करने की अपील भी की है। ट्विटर पर जारी किए गए वीडियो में संदेश में सांसद ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखने में आ रहा है कि कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जल्द ही समाप्त हो तो हमें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि अगर हम चाहते हैं कि सरकार को लॉकडाउन को तीसरी चरण की घोषणा न करनी पड़े तो सामाजिक दूरी पर हर कीमत पर उसे बनाए रखें और अपने ब्रजवासियों से कहें कि हम जो छोटी छोटी छूट मिली है वो खत्म ना हो। इसके लिए मास्क, रुमाल, गमछा या दुपट्टे का इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विद्या बालन ने हाल ही में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। अब उन्होंने एक बार फिर से मदद का हाथ बढ़ाते हुए डोनेशन के लिए एक बड़ी रकम जुटाई है। विद्या बालन ने इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फंड इकट्ठा किया है। विद्या ने कहा कि उन्हें इस बात से काफी खुशी है कि उन्होंने डॉक्टरों के लिए 2500 से अधिक पीपीई किट और 16 लाख रुपए जुटाए हैं। विद्या ने सेलिब्रिटी शट आउट प्लेटफॉर्म ट्रिंग के साथ में घनश्याम फिल्म्स के मनीष मुद्रा और फोटोग्राफर सह फिल्म निर्माता अतुल कास्वेकर के साथ में मिलकर यह काम किया है। विद्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो कह रही है कि उन्हें खुशी है कि वो किसी की मदद कर पा रही हैं।
विद्या बालन ने वीडियो में कहा कि मैं आज सुबह अच्छी खबर के साथ में जागी हूं। हम 2500 पीपीई किट तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही घंटों में 16 लाख से अधिक रुपए इकट्ठे कर लिए गए हैं। आप में से कई प्रत्येक ने जो दान किया है उन्हें हर संभव आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर लोकेश राहुल ने बच्चों की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया है। केएल राहुल ने अपने क्रिकेट किट से जुड़े सामान को नीलाम करने के लिए 8 लाख करोड़ का जुटाए हैं। राहुल ने ये पैकेज आपको बता दें कि बच्चों की मदद के लिए काम करने वाली संस्था अवेयर फाउंडेशन को देने का ऐलान किया है। राहुल ने जिन बल्ले को नीलाम किया है वो पिछले साल वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया गया था। राहुल ने पिछले हफ्ते अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। राहुल ने बर्थडे के दिन ही ऐलान किया था कि वो बच्चों की मदद के लिए अपने क्रिकेट पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट और जर्सी नीलाम करेंगे। राहुल ने कहा था कि मैंने भारत आर्मी की साझेदारी के साथ देने का फैसला किया है। वो लोग इन सभी की नीलाम करेंगे और इसका फंड अवेयर फाउंडेशन में दिया जाएगा। इंडिया फटाफट 100 में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।